जब से हमारा ब्रह्मांड बना है, तब से आज तक ये हमेशा ही खामोश रहा है। इसका सीधा सा कारण है हवा। अंतरिक्ष में हवा ना होने की वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है, इसलिए हमें कोई भी आवाज वहाँ सुनाई नहीं देती। हवा ना होने की वजह से ही हमारा ब्रह्मांड आज के जैसा है। अगर यहाँ पर हवा होती तो चीजें बिल्कुल अलग होती। वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में हवा भरना मुमकिन नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या हो अगर अंतरिक्ष में हवा आ जाए। इसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड किन किन तरीकों में बदलेगा और इसका असर हम इंसानों के ऊपर क्या होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर हमें मात्र अपने सोलर सिस्टम को भी हवा से भरना हो तो हमें बहुत सारी हवा की जरूरत पड़ेगी। अगर एक मैथमेटिकली एस्टिमेटेड क्वांटिटी बताएं तो वो हवा करीब 1.26 × 10⁻40 kg के बराबर होगी। इसके अलावा ऐसा होने के बाद हमारा सौर मंडल सूरज से 6.3 अरब गुना भारी हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए आपको बता दें कि हमारी आकाश गंगा के बीच में जो ब्लैक होल है उससे भी भारी हमारा खुद का सौर मंडल हो जाएगा। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का असर बढ़ेगा, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको सिर्फ गुरुत्वाकर्षण नहीं बल्कि बाकी फोर्सेस के भी इफेक्ट के बारे में बताएंगे। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल हेट्रोजीनियस है, यानी इसकी अलग अलग लेयर हैं। सबसे पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर को मेसोस्फेयर के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद आती है हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर जिसे थर्मोस्फेयर कहा जाता है, और अंत में आती है हमारे वायुमंडल की आखिरी लेयर जिसका नाम है एग्जोस्फेयर। हम जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे हवा की डेंसिटी कम होने लगती है, यानी अगर आप पहली लेयर में हवा के मॉलिक्यूल को अकाउंट करेंगे तो वो आखिरी लेयर के मुकाबले काफी ज्यादा होंगे। अगर हम अपने सौर मंडल में भी हवा भरने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। हवा कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बल्कि वो ग्रेविटी से इफेक्ट होगी। जहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी होगी वहाँ पर आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे सौर मंडल में सूरज के बाद सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनली पावरफुल बॉडी जुपिटर है, इसलिए वहाँ पर हमें हवा की लेयर सबसे डेंस देखने को मिलेगी। इसकी वजह से बृहस्पति ग्रह पर उतना ही प्रेशर पड़ेगा जितना हमारी पृथ्वी के लोएस्ट पॉइंट यानी मरियाना ट्रेंच पर होता है। ये हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1072 गुना ज्यादा है। अगर हवा का इतना प्रेशर हमारी पृथ्वी पर आ जाए तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। खैर, हवा के हाई प्रेशर के साथ साथ कई सारे लो प्रेशर जोन्स भी होंगे, जिसकी वजह से हमें सौर मंडल में भी वैसे ही आंधी और तूफान देखने को मिलेंगे जैसे हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं। जब भी कहीं पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है तो दूसरी जगह अपने आप ही लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। इसकी वजह से पार्टिकल्स अपने आप ही हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर में जाते हैं। जब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो उससे आंधी और तूफान पैदा होते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन आप कई जगह देख सकते हैं। एक बैटरी या सेल भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। सेल के अंदर मौजूद एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एक हाई प्रेशर जोन बना देती है, जिससे अपने आप ही दूसरा वाला पॉइंट लो प्रेशर जोन बन जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आप ही हाई से लो प्रेशर जोन की ओर मूव होते हैं और ऐसा होने पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब क्योंकि हमारे सौर मंडल में हवा आ चुकी है, इसलिए हमें हर तरह की साउंड लगातार सुनाई देती रहेगी। ब्रह्मांड कभी भी शांत नहीं रह सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो इसमें होता ही रहता है। इसी वजह से हमें सौर मंडल में लगातार ये आवाज सुनाई देती रहेगी। ये आवाज होगी सूरज से निकलने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स की। इसे आमतौर पर सोलर विंड भी बुलाया जाता है। जब तक हमारा सूरज जिंदा रहेगा तब तक ये साउंड हमें लगातार सुनाई देती रहेगी।
जब सूरज से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल्स हवा से टकराएंगे तो हवा के मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगेंगे और एनर्जी पास होते होते हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाएगी, जिससे हमें भी वो आवाज सुनाई देगी। ये हमारे लिए एक बहुत कॉमन साउंड बन जाएगी, क्योंकि लगातार अरबों सालों तक ऐसे ही सुनाई देती रहेगी। साउंड के अलावा सूरज की हीट भी सौर मंडल में हवा आने की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट होगी। अब सौर मंडल पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा और डार्क हो जाएगा, क्योंकि सूरज की गर्मी अंतरिक्ष में अब उस तरीके से नहीं फैल पाएगी जैसे वो पहले स्प्रेड हुआ करती थी। आज के समय में हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट का एवरेज टेम्परेचर करीब 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अगर हमारे सौर मंडल में हवा आ जाती है तो ये टेम्परेचर ड्रॉप होकर 0 से भी नीचे चला जाएगा। खैर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इससे हमें ज्यादा कुछ बुरा असर नहीं होगा। अभी भी हमें सूरज से पर्याप्त गर्मी और लाइट मिल रही होगी, जिसकी मदद से इंसान आसानी से जीवित रह पाएंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब पृथ्वी पर ठंडियां बहुत ज्यादा ही ठंडी होने लगेंगी और ऐसी जगह पर रहना और कोई काम करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। किसी भी जीवित चीज के अंतरिक्ष में जीवित ना रह पाने का एक मुख्य कारण हवा है। अगर हमारे अंतरिक्ष में हवा आ जाएगी तो काफी सारे पंछी उड़कर अंतरिक्ष में भी जाने लगेंगे। ऐसा करने में सक्षम होने वाला सबसे पहला पक्षी शायद रुपेल्स वल्चर होगा। पृथ्वी पर ये पक्षी करीब 11 किलोमीटर की हाइट तक आसानी से उड़ लेता है। इस पक्षी के पंखों की टोटल चौड़ाई करीब 2.5 मीटर है, जिसकी वजह से ही ये हवा को काटते हुए अपनी उड़ने की हाइट को बढ़ाता जाता है। अगर हमारे अंतरिक्ष में हवा आ जाती है तो इस वल्चर को अंतरिक्ष में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये आसानी से कभी चांद तो कभी मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। हालांकि इसे अंतरिक्ष में कहीं भी खाना नहीं मिलेगा, इसलिए उस वजह से इसकी मौत होना निश्चित है। एक और कारण जिसकी वजह से इस पक्षी की मौत हो सकती है वो है रेरेफैक्शन। ये शब्द भले ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है वो एरिया जहाँ पर हवा की डेंसिटी कम होती है। ऐसे एरिया में वो पक्षी किसी भी चीज को पुश करके आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिस कारण से वो वहीं पर अटक जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे कई सारे इंसेक्ट्स भी हमारी पृथ्वी पर हैं, जो अंतरिक्ष में हवा आने के बाद आसानी से वहां जीवित रह पाएंगे। इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिमालयन स्पाइडर। ये लंबी जंप लगाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है और इन्हें कई जगह जंपिंग स्पाइडर भी कहा जाता है। ये हिमालय की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और ये करीब 7000 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से जीवित रह लेते हैं। ये मकड़ी हर उस इंसेक्ट को खा लेती है जो उसकी हाइट तक आसानी से आ पाता है और इसीलिए इनका अंतरिक्ष में रहना काफी ज्यादा आसान रहेगा। ये कहीं से भी ऐसे इंसेक्ट को ढूंढ ही लेगी जिसे ये अपना खाना बना पाए और उससे ये आसानी से जीवित रह पाएगी। हवा आने की वजह से नेपच्यून के ऑर्बिट के पास हमें सौर मंडल का सबसे ठंडा एरिया देखने को मिलेगा। हैरानी की बात यह है कि एक ऐसा भी क्रिएचर है जो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी अपने आप को जीवित रख पाएगा। हम बात कर रहे हैं टार्डीग्रेड्स की। ये ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे ठंडे टेम्परेचर यानी एब्सोल्यूट 0 पर भी आसानी से जीवित रह लेते हैं। इसके अलावा ये 150 डिग्री सेल्सियस जैसे गर्म टेम्परेचर पर भी अपने आप को आसानी से जीवित रखने में सक्षम रहते हैं। खास बात यह है कि टार्डीग्रेड्स बिना खाने या पानी के 1 दशक से भी ज्यादा तक जीवित रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2007 में वैज्ञानिकों के एक ग्रुप ने ये पता लगाया था कि ये स्पेस के वैक्यूम में भी आसानी से जिंदा रह सकते हैं। सिर्फ टार्डीग्रेड्स ही नहीं बल्कि ऐसे कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी अपने आप को जीवित रख लेते हैं। जुपिटर की रेडियो एक्टिव रेडिएशन बेल्ट में आपको बकोनीडाई नाम की वास्प्स देखने को मिलेंगी। ये इंसानों के मुकाबले 200 से 1800 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिविटी को आसानी से हैंडल कर लेती हैं। जुपिटर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी पृथ्वी के प्रेशर के मुकाबले 1072 गुना ज्यादा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर हमें अलग अलग तरह के क्रिएचर्स पैदा होते हुए देखने को मिलेंगे।
अभी सुब्रोटुआ गले इथिई नाम की ये मछली हमारे समुद्रों के सबसे डीप पॉइंट पर पाई जाती है। ये पानी के इतने हाई प्रेशर को भी आसानी से हैंडल कर लेती है। यही कारण है कि हवा आने के बाद जुपिटर पर भी हमें ऐसे कई सारे क्रिएचर देखने को मिल सकते हैं। उनमें एक खास बात ये होगी कि वो रेडियो एक्टिविटी से काफी हद तक सुरक्षित होंगे। ये तो बात हुई ग्रहों की, लेकिन अंतरिक्ष में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हवा आने के बाद आसानी से जीवन पनप सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्टेरॉइड्स। अगर हमारे सौर मंडल में हवा आ जाती है तो इसमें मौजूद ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मॉस से कवर हो जाएंगे। मॉस इस तरह के लिविंग बींग्स होते हैं जो हमें पृथ्वी के ऑलमोस्ट हर लैंडस्केप में देखने को मिलते हैं। इन्हें हमारी पृथ्वी की कुछ सबसे ऊंची जगहों यानी हिमालय माउंटेन्स पर पाया गया है। साथ ही साथ हम इन्हें समुद्रों के सबसे गहरे पॉइंट पर भी देख सकते हैं। ये अपनी पॉपुलेशन को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, जिस वजह से अगर थोड़ी सी भी मॉस एस्टेरॉइड पर पहुंच गई और वहां पर उन्हें सूटेबल कंडीशन मिली तो बहुत जल्द ही पूरा एस्टेरॉइड हरे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होने के बाद हमें एस्टेरॉइड पर अलग अलग तरह के जीवन देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले होंगे रोडेंट्स। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एस्टेरॉइड मोल रैट। ये बिल्कुल हमारी पृथ्वी पर मौजूद नेकेड मोल रैट जैसा होगा। ये अपने आप को बिना ऑक्सीजन के करीब 30 मिनट तक जीवित रख सकता है। जब ऐसा ही कोई रोडेंट एस्टेरॉइड पर पैदा होगा तो वो भी बिना ऑक्सीजन के काफी लंबे समय तक रह पाएगा। क्योंकि ये जमीन के अंदर रहते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और रेडिएशन से भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इनके पास 2 अलग अलग पूंछ होगी, जिससे इन्हें नेविगेट करने में काफी आसानी होगी। ये तो बात हुई छोटे छोटे क्रिएचर्स की, लेकिन अंतरिक्ष में हवा आने के बाद हमें सिर्फ यही देखने को नहीं मिलेंगे। इन एस्टेरॉइड पर हमें हर्बीवोरस स्पेस याक भी देखने को मिल सकता है, जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद वाइल्ड याक के समान होगा। इनका वजन 500 से 1500 किलो के बीच में होगा और इनकी हाइट करीब 2.5 मीटर होगी। इनके इंटरनल ऑर्गन जैसे दिल और लीवर काफी ज्यादा बड़े होंगे, जिसकी वजह से इन्हें एस्टेरॉइड पर रहने में आसानी होगी। इनके पास 4 की जगह 6 पैर होंगे, जिसकी वजह से ये एस्टेरॉइड की कम ग्रेविटी को कैंसिल आउट कर पाएंगे। इसकी वजह से इन्हें अपनी रफ्तार मेंटेन करने में भी आसानी होगी। अंतरिक्ष में हवा आने के बाद अब हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाने के लिए रॉकेट की नहीं बल्कि एयरप्लेन्स की जरूरत पड़ेगी। आप बिना स्पेस सूट के भी अब अंतरिक्ष में आसानी से जा पाएंगे। पृथ्वी के ऑर्बिट में आपको आसानी से इतनी ऑक्सीजन मिल जाएगी कि आपकी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं होगी, लेकिन ऐसा पूरे सौर मंडल में नहीं होगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सौर मंडल में हर जगह एयर की डेंसिटी बराबर नहीं होगी, इसलिए कई जगह ऐसी भी होंगी जहां पर ऑक्सीजन की इतनी मात्रा अवेलेबल नहीं होगी कि आप चैन से सांस लेकर वहां पर जिंदा रह पाएं। अगर आप जुपिटर के आसपास जाते हैं तो आपकी मौत रेडिएशन से हो सकती है, और अगर आप नेपच्यून के पास जाते हैं तो आपकी मौत लो टेम्परेचर की वजह से हो सकती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सौर मंडल में हवा आने के बाद अब स्पेस ट्रैवल हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे ब्रह्मांड में बिल्कुल भी हवा नहीं है। हमारे ब्रह्मांड की एयर डेंसिटी 3/10 ऑफ अ प्रोटॉन पर क्यूबिक मीटर है। इसका मतलब ये है कि एवरेजली हमारे ब्रह्मांड के हर 1 मीटर वॉल्यूम में करीब 3/10 प्रोटॉन के बराबर की हवा है। ये बहुत ही ज्यादा कम है और इसी कारण से हम स्पेस में सांस नहीं ले पाते हैं। अगर हम सिर्फ अपने सौर मंडल की बात करें तो यहाँ पर हवा की डेंसिटी करीब 9 प्रोटॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, जो वैसे तो बहुत कम है, लेकिन अगर ब्रह्मांड के एवरेज से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा है। अगर हम यहीं पर बात करें अपनी पृथ्वी के ऑर्बिट की, तो यहाँ पर एयर डेंसिटी सोलर सिस्टम के मुकाबले 10 क्वाड्रिलियन गुना या कह सकते हैं 1 × 10⁻15 गुना ज्यादा है। अगर हम इन वैल्यूज को हल्का सा भी चेंज करते हैं तो हमारे सौर मंडल का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। अगर हमारे सौर मंडल में 9 प्रोटॉन पर क्यूबिक सेंटीमीटर की जगह
100 से 1000 पार्टिकल पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाए तो सौर मंडल की पूरी हालत बदल जाएगी। ऐसा होने पर सबसे पहले तो जुपिटर एक तारे में तब्दील हो जाएगा। जुपिटर को एक फेल्ड स्टार कहा जाता है क्योंकि सौर मंडल बनते समय अगर इसे थोड़ा सा और द्रव्यमान मिला होता तो आज ये तारा होता। पार्टिकल्स की डेंसिटी बढ़ने की वजह से इसे वो मैटर मिल जाएगा जिसकी वजह से इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा और अब हमारे सौर मंडल में एक नहीं बल्कि 2 तारे होंगे। इसका हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही बुरा असर होगा। जुपिटर हमारी पृथ्वी से सूरज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा नजदीक है। इसकी वजह से जुपिटर से निकलने वाली हीट हमारी पृथ्वी तक ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी और हमारी पृथ्वी का भी टेम्परेचर मर्क्यूरी ग्रह के बराबर हो जाएगा। हम इंसान 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को किसी भी हालत में नहीं झेल पाएंगे और तुरंत ही हम इंसानों का पूरी तरीके से खात्मा हो जाएगा। सिर्फ हम इंसान ही नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी पर सारे ही जीवित क्रिएचर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम इंसानों के बचने का थोड़ा बहुत चांस होगा। जब जुपिटर एक तारे में तब्दील हो जाएगा तो उसका तापमान सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सौर मंडल के बाकी ग्रहों पर भी अपना असर डालेगा। इसकी वजह से नेपच्यून और यूरेनस जैसे ठंडे ग्रह मेल्ट होने लगेंगे और इन पर भी वायुमंडल की फॉर्मेशन होने लगेगी। अगर हम इंसान किसी तरीके से यहाँ पर अपनी कॉलोनी बना पाए तो हम नेपच्यून पर आसानी से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अब हमारे पास सोलर एनर्जी कलेक्ट करने के भी 2 अलग अलग सोर्स होंगे। अगर हम सही तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो हम धीरे धीरे मल्टीप्लेनेटरी स्पीशीज या फिर मल्टी गैलेक्टिक स्पीशीज के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे सौर मंडल में हवा लाने की, लेकिन क्या हो अगर हम पूरी आकाशगंगा में ही हवा अवेलेबल कर दें? खैर, ऐसा करने पर सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करेंगे वो ये है कि हमारी आकाशगंगा की ब्राइटनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसका कारण ये होगा कि अब आकाशगंगा में तारों के पास ज्यादा फ्यूल होगा जिसे वो इस्तेमाल करके अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। इसके अलावा आकाशगंगा में हमारे जुपिटर जैसे कई सारे ग्रह हैं जो असल में फेल्ड स्टार हैं। हवा आने और ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद होने के बाद वो मैटर को इकट्ठा कर पाएंगे और द्रव्यमान बढ़ाते बढ़ाते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर उनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाएगा। अब वो भी एक तारे में तब्दील हो जाएंगे। इससे भी हमारी आकाशगंगा की ब्राइटनेस काफी तेजी से इंक्रीज होगी। ब्राइटनेस के अलावा हमारी आकाशगंगा का द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से वो अपनी पावरफुल ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए अपने पड़ोसी गैलेक्सीज को खाने लगेगी। मिल्की वे का सबसे पहला शिकार होगा द लार्ज मैजिलानिक क्लाउड। इसके बाद नंबर आएगा ट्रायंगुलम गैलेक्सी का और अंत में एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी हमारी ही मिल्की वे से आकर जुड़ जाएगी। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हमारी पृथ्वी से बहुत सारे तारे जरूर दिखाई देने लगेंगे। अगर हम मिल्की वे की डेंसिटी को 10 गुना बढ़ा देते हैं तो ये अपने आसपास मौजूद हर एक गैलेक्सी को अपने साथ जोड़ लेगी और एक मेगा गैलेक्सी की फॉर्मेशन कर लेगी। अगर हमें इसकी डेंसिटी को हमारी पृथ्वी के डेंसिटी के बराबर करना है तो हमें डेंसिटी में करीब 10 क्वाड्रिलियन गुना बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। ये होने के बाद हमारी पृथ्वी तुरंत ही फटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लगाती है और अगर हमारी आकाशगंगा की डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई तो मात्र फ्रिक्शन की वजह से ही हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं बल्कि सौर मंडल के हर ग्रह के साथ कुछ ऐसा ही होगा। अगर आकाशगंगा की डेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो हमारी पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगेगा कि सूरज धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। हवा की डेंस लेयर बनने की वजह से हमें सूरज दिखना ही बंद हो जाएगा। बारिश होने से पहले भी हमें यही नजारा देखने को मिलता है। घने बादलों की वजह से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है और हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती।
आकाश गंगा में हवा जाने का असर इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। सिर्फ जुपिटर की वजह से ही हम इंसान पृथ्वी पर आसानी से जीवित रह पाएंगे, क्योंकि उससे निकलने वाली हीट और लाइट हमारे ग्रह को एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखेगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से धीरे धीरे सभी ग्रह सूरज के पास आने लगेंगे और मरकरी ग्रह तो सूरज से ही जाकर टकरा जाएगा। अगर हमें अपनी पृथ्वी को सूरज में गिरने से रोकना है तो हमें इसकी ऑर्बिटल स्पीड करीब 1.5 गुना ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए हमें किसी मेगा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जो पृथ्वी के 2 ऑपोजिट साइड पर अटैच कर दिए जाएंगे। इसमें फ्यूल को डाला जाएगा जिससे वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी तेज हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कुछ इसी तरीके से रॉकेट भी अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके नीचे से बहुत भारी मात्रा में गैस और एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करती है, जिससे रॉकेट को लॉन्च होने में काफी आसानी होती है। ये दोनों ही चीजें न्यूटन के तीसरे लॉ पर काम करती हैं, जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो आपको इस लॉ के बारे में जरूर पता होगा। खैर, पृथ्वी की स्पीड बढ़ाने वाले किसी मेगा स्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद भी हमारे लिए काफी सारी दिक्कतें सामने होंगी। डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारे सौर मंडल का ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से काइपर बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड इनर सोलर सिस्टम में आने लगेंगे। हमारी पृथ्वी पर हमें लगातार एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स की बारिश होती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स काफी ज्यादा इफेक्ट होंगी, जिससे नए तरह के कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होने लगेंगे। हमें पृथ्वी की हिस्ट्री के सबसे ताकतवर भूकंप और वॉल्केनिक इरप्शंस भी देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक इंसान जीवित बचे रहेंगे तो अगला खतरा उन्हें पूरी तरीके से पृथ्वी से गायब कर देगा। डेंसिटी बढ़ने की वजह से हमारा चांद भी पृथ्वी के नजदीक आने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब भी पृथ्वी से आकर टकरा जाएगा और दोनों का ही नामो निशान सौर मंडल से मिट जाएगा। लेकिन हम इससे भी बहुत आसानी से बच सकते हैं। जिस तरह से हमारा सौर मंडल एस्टेरॉयड को अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही कई सारे रोग प्लैनेट भी हमारे सौर मंडल का हिस्सा बनने लगेंगे, जिन पर हम इंसान कॉलोनी बनाकर अपने आप को काफी हद तक बचा पाएंगे। खैर, अगर अभी तक आप वीडियो में खो गए थे तो हम आपको याद दिला दें कि सौर मंडल और आकाश गंगा में हवा लाना बिल्कुल नामुमकिन है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।